आपने देखना शुरू किया दी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। हस्बे वादा आपके सामने अलसबा आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें, हर हालात वाक़ात से बाखबर करें, ख़बर तह तक आपको बताएं, देश दुनिया की खबर आपको बताएं और आपकी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक भी पहुंचाया जाए। यानी इस प्रोग्राम में जहां ख़बर है, तज्ज़िया है, तबसरा है, वहां पर आपकी शिकायत को भी इदारों तक पहुंचाने का एक सुनहरी मौका है और मरहलावार तरीके से इस प्रोग्राम को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और आप हमारे साथ जहां टीवी पर बराह रास्त ज्वाइन करते हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइटों पर भी, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर भी, जहां पर 2 ज़ुबानों में आप ख़बर पढ़ सकते हैं, यानी उर्दू और अंग्रेज़ी में ख़बर पढ़ते हैं। फिर आप ख़बर न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि वहां पर लाइव नशरियात भी हमारी चलती है और बराह रास्त नशरियात के साथ साथ आप वहां पर जो तज्ज़िया तबसरा करते हैं उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और आज एक बार फिर आपसे इल्तिमास कि आप ज़रूर हमारी राब्ता साइटों पर आइएगा और अपनी बात हम तक ज़रूर रखिएगा, पहुँचाइएगा, तनकीद बराए तामीर भी कीजिएगा। और उन दोस्तों का शुक्रिया जो लगातार हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, हमारी गलतियां हम तक पहुँचाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब हम सुबह दोबारा आपके सामने आए, जब हम वक्फे से दोबारा आपके सामने आए तो वो गलतियां ना दोहराए। तो इस प्यार, मोहब्बत और हिम्मत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम का आगाज़ हस्बे वादा करते हैं जी हिस्ट्री ऑफ द डे से, चूँकि आखिरी महीना साल का चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, 2 तारीख है और तारीखी पस मंज़र में आज के दिन में क्या कुछ अहम तरीन वाक़यात हो चुके हैं, फटाफट से पन्नों को पलटेंगे। मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। कुछ अवराक पलट चुके हैं, ये बताते हैं आपको कि क्या कुछ इन्होंने आज तारीख के पन्नों में देखा है। जी आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज हफ्ते का दिन है, सैटरडे है, साल 2023 का आखिरी महीना दिसंबर, जिसकी 2 तारीख है और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज का दिन क्यों अहमियत का हामिल है, क्यों इस पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है, कुछ अहम तरीन वाक़यात हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान या आलमी तारीख में, वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। सिर्फ आपको पुरानी चीज़ें याद रहें, माजी याद रहे, मकसद सिर्फ इस सेगमेंट का ये। तो हिस्ट्री ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज का दिन तारीख के आईने में क्यों अहमियत का हामिल है। और आज दिसंबर की 2 तारीख के मुतालिक आपको बताना ये ज़रूरी है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि इसके साथ साथ जनूबी एशिया या फिर वस्ती ममालिक या फिर अरब ममालिक की भी बात जब होती है तो 2 दिसंबर या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आप देखेंगे तो आज पता यह भी चलता है कि 1988 में पाकिस्तान में 4था मार्शल लॉ खत्म हो गया था। इससे पहले इसका नफाज जब अमल में लाया गया तकरीबन 11.5 महीने तक रहा, लेकिन दिसंबर की 2 तारीख को 1988 में आज के दिन खत्म किया गया। 1989 1 साल बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुल्क के 7वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से आज के दिन हल्फ उठाया और नए प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बने। 1989 2 दिसंबर। 1971 में मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई, जिसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, तो यूएई जब एक बड़ा समिट कर रहा, वज़ीर-ए-आज़म वहाँ मौजूद हैं, करीब 30 ममालिक के अहम रुकन, नुमाइंदे, सदूर या वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं। इस दौरान ये दिन मनाने का फैसला हुआ है। साल 1988 पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का आज ही के दिन हल्फ उठाया 2 तारीख को। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक साल 2007 में पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ ने एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी आज के दिन आयद की और इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था। दरअसल वकला का एक एहतजाज भी जो पाकिस्तान के अंदर शदीद नौयत का हो गया था और एक तरह से बात तो उन पर बन आई थी और इक़्तिदार से जाने की जब बात आई तो उन्होंने सख्त पाबंदी आयद कर दी थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। 2006 में आज ही के दिन फिलिपाइन के अंदर आतिशफशां का मलबा गिरने से 208 लोगों की मौत हुई जबकि 261 लोग शदीद तौर जख्मी हुए। 1804 में फ्रांस के शहंशाह के तौर पर नेपोलियन बोनापार्ट की ताजपोशी आज के दिन हुई। इसके अलावा 2014 में हिंदी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन देवन वर्मा की मौत आज के दिन हुई, उनका इंतकाल आज के दिन हुआ, इस दुनिया से वो चल बसे। तो ये तारीख के आईने में हिस्ट्री ऑफ द डे में आज बड़ी बातें थी जो आपके सामने हमने फॉर्मेट के मुताबिक रखी हैं। इसके साथ साथ इससे अगला पड़ाव खबरों का होता है। आज भी खबरें हैं, तज्जिया होगा, तबसरा होगा, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, ग्राउंड सिचुएशन क्या है और बदलते मौसम के बीच क्या आप सफ़र कर सकते हैं या नहीं, नए हफ्ते में क्या कुछ होगा, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होनी हैं। आज और कल का दिन
खबरों के हिसाब से काफ़ी अहमियत का हामिल है। मीटिंग्स और साथ साथ प्रोग्राम्स, वॉक, सेमिनार्स, इन सारों पर गुफ्तगू होगी। तो प्रोग्राम का आगाज, सबसे पहले बात आज मौसम की। चलिए जनाब, सबसे पहले आपको मौसम के मिजाज से बाखबर करते हैं और अपडेट आपको बताएंगे। जिन लोगों ने सफ़र करना है उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जो पूरे मुल्क में हमारी ट्रांसमिशन को देख रहे होते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर आना होता है, वो अपना मन कैसे बनाएंगे, क्या साथ लेके आएंगे, वो इस खबर से उन्हें मालूम पड़ता है। तो फिलहाल वेदर अपडेट में सबसे पहले आपको आगाज़ करते हैं खबर का और आपको बताते हैं कि मौसमियाती तब्दीली का असर जो है वो साफ दिख रहा है, और बर्फबारी और बारिशों के बाद मौसम में बेहतरी ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन सर्दी की शदीद लहर जो है वो लगातार जारी है। गुलमर्ग को छोड़कर दीगर इलाकों में शबाना दर्जे हरारत में अगरचे थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक मौसम बेहतर रहने का इम्कान महकमे मौसमियात की तरफ से जारी कर दिया गया है। कैलेंडर ये साफ कर दिया गया है कि 10 दिसंबर तक मौसम थोड़ा सा बेहतर रहेगा। किसी तरह की कोई बारिश बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मतला अबर आलूद रहेगा, यानी बादल आपको साफ नजर आएंगे 10 दिसंबर तक। इधर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीएमए की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई है। येलो वार्निंग, जिसे आप लो एवलांच वार्निंग कहते हैं, ये कुपवारा के बालाई इलाकों के लिए जारी कर दी गई है। आज और कल के लिए यह वार्निंग जो है वो नाफिजुल अमल रहेगी। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 10 दिसंबर तक मौसम का मिजाज अब थोड़ा सा ज़रूर बेहतर देखने को मिलेगा, लेकिन गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, सिंथन टॉप हो, केरन हो, करना हो, गुरेज हो, आसपास के पहाड़ी इलाके हो, वहाँ पर रस्ल रसाइल के मामला यानी चलने फिरने के मामला में पाबंदियाँ भी है। एक तरफ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने जो एडवाइजरी जारी की है, वहीं पर मुगल रोड की बात करें, सिम्थन टॉप की बात करें और श्रीनगर लेह कौमी शाहरा की बात करें, वहाँ पर अभी भी वो अमला जो है वो काम कर रहा है और कोशिश की जा रही है जी रास्ते को खोल दिया जाए। तस्वीरें कल रात से अभी सुबह तक की है, जहां पर आप देख रहे हैं कि बर्फ़ को हटाने का काम किस तरीके से शुरू किया जा रहा है और अमला मुतहरिक है ताकि इन शाहराओं पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा सके। मगर याद रखिएगा, चिलई कलान की आमद से पहले यानी वादी कश्मीर में चिलई कलान अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू होने से पहले ही शदीद सर्दी की लहर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है। वादी कश्मीर में चिलई कलान शुरू होने से पहले ही शदीद सर्दी का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ अक्टूबर के महीने में ठंड ने दस्तक दे दी थी और दिसंबर आते आते पूरे अच्छे तरीके से ठंड जो है वो इस वक्त एहसास हो रहा है इसका, और मुख्तलिफ मकामात पर पानी के जमने की खबरें भी सामने आ रही है। शदीद सर्दी और मनफी दर्जे हरारत की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर पानी का जमना शुरू हो गया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग और द्रंग में कई मकामात पर शदीद सर्दी से यकबस्ता हवाएं दिन में भी चल रही है, रात को भी चल रही है, जिसकी वजह से कई मकामात पर जो पानी की पाइपें हैं वो मुंजमद होने की भी इतलात जो है वो सामने आ रही है। फ़िरोज़पुर नाला के करीब गुजरने वाली वाटर पाइपलाइन में जहां मुख्तलिफ मकामात पर सुराख बनाए गए हैं ताकि पानी का फ्लो कंटिन्यू चलता रहे, उन सुराखों को जब पानी बाहर आ रहा है और रात यकबस्ता हवाएं रहती है तो वहां पर एक आइस फीलिंग साफ नजर आ रही है और इस तरीके से मौसम का मिजाज जो है वो बना हुआ। सीधे अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, सलीम वानी हमारे को अपडेट करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा के हवाले से, और फिर आकाश मलिक भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जो हमें अपडेट करेंगे मुगल शाहरा के हवाले से, और फिर साउथ कश्मीर चलेंगे पीर मुजफ्फर के पास। आकाश, सबसे पहले आप अपडेट करें, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मैन मशीनरी को लगा दिया गया है और जिस तरीके की बर्फबारी हुई है अभी हल्की से दरमियाना दर्जे की है, और महकमे मौसमियात का मानना है कि अब आने वाले दिनों के अंदर इस तरीके का मौसम नहीं रहेगा, लेकिन ठंडी हवाएं और बादल भी दिखेंगे। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि आज ये रास्ता कहीं आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा और गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जाएगा? जी गौर, मैं आपको बताता चलूं जो है कल से ही जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन 42 किलोमीटर की दूरी पे जो है 3 फुट की जो है स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई। उसके साथ साथ 42 किलोमीटर पे जो है कल स्नोफॉल क्लियर कर दिया गया था। देर शाम को फिर से जो हैवी स्नोफॉल हुई। अभी मुगल रोड के डिपार्टमेंट के एक्शन से भी बात है, उनका कहना है कि 42 किलोमीटर से आगे जो है काफी एवलांच आए थे,
जिसकी वजह से देर शाम जो है काम को स्टॉप करना पड़ा। उन्हें कहा है कि आज भी मौसम, वैसे आज तो मौसम साफ है, अगर मौसम ने साथ दिया दोबारा से क्लियरेंस का काम शुरू किया जाएगा। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि बड़े बड़े अवलांच आ रहे हैं जिसकी वजह से काम में थोड़ी रुकावट आ रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की आज पूरी कोशिश है कि इस रोड को, शाहरा को खोला जाए, लेकिन एज पर डीटीआई मुगल रोड उनका कहना है कि आज ये रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि स्नो जो है काफी ज्यादा है। पीर की गली, छत्ता पानी से लेकर पीर की गली तक जो है 3 से 3.5 फुट जो है स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई है। और आज भी जो है मौसम साफ होते ही 10 या 10:30 का टाइम जो उन्हें बताया है, और उसके बाद ही जो दोबारा से काम शुरू होगा। जी आसिफ, एक चीज और भी बताइएगा, यानी अब इंतजार फिलहाल करना, आज कल तो पॉसिबल नहीं है, शायद सोमवार तक ही, वो भी अगर मौसम साफ रहा उसके बाद शायद बर्फ हटाई जा सकती है मुकम्मल तौर पर, नियर अबाउट ही जो 45 किलोमीटर का बीच वाला एरिया बनता है। हाँ जी, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि कल भी जो है स्नो क्लियरेंस का काम जारी रहा। आज भी जो है ठीक अभी कुछ ही समय में उस इलाके में मशीनरी वहीं पे स्पॉट पे है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ की बात करें, उनकी भी ये हिदायत है कि इस शाहरा को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि रजौरी पुंछ के लोगों के लिए एक ये शाहरा है, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से बात करें, लोग ज्यादा श्रीनगर में जो है अपना इलाज और मुआवजा के लिए जाते हैं, तो लोगों की तरफ से मांग है कि इस शाहरा को जल्द से जल्द खोला जाए। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। पीर मुजफ्फर भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास भी जरा चलते हैं, वो भी बताएंगे, क्योंकि सिंथन रोड की जहां तक हम बात कर रहे थे, ये तो मुगल रोड का अपडेट दिया, सिंथन रोड पर भी खबर है कि बहाली का काम काफी तेजी के साथ चल रहा था, लेकिन इस वक्त दोबारा जो इतलात मिल रही हैं कि इस रास्ते पर शायद चलना मुश्किल है क्योंकि रात में फिर बर्फबारी हुई है। क्या अपडेट है पीर मुजफ्फर? जी आसिफ, मैं बता दूं, जैसा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जो एडमिनिस्ट्रेशन को करना, उन्होंने आज शायद 10 बजे से ट्रैफिक की आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए जो कार इकदाम उठाए शुरू करने हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो पैसेंजर्स और ड्राइवर हजरत, उन्होंने राहत की सांस ली कि कहीं ना कहीं वो आप खते चनाब का सफर फिर एक बार कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरी बात हुई ऑप्शनल से, तो देर रात वहां पे फिर बर्फबारी हुई है, जिसके कारण फिलहाल दोनों दर्रों को बंद करने के अहकाम सादर किए गए। मैं बता दूं, फिलहाल अगर हम मौसम की बात करें, मौसम अगर इस वक्त खुश्क है, लेकिन ताहाल जो मतलब वो बिल्कुल अबरा आलूद है। देर रात भी कई जगहों से बूंदाबांदी हुई और वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। अगर एक तरफ महकमा मौसमियात ने 1 दिसंबर से मौसम में सुधार के इम्कान जाहिर किए हैं, लेकिन ताहाल अगर हम आज की बात करेंगे, सुबह भी आज काफी धुंध छाई हुई थी और सर्दी की शिद्दत में भी हम इजाफा देखने को यहाँ पे देख रहे हैं। कुल मिलाकर जो आपने सिंथन की बात की है, चाहे सिंथन हो या मरगर वाडवर रोड हो, फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियाती तौर पर दोनों रास्तों को बंद किया है। जी आसिफ, ये जो बहाली का काम हाथ में लिया गया है, ये साउथ कश्मीर वाली साइड से ही ज्यादा है या फिर किश्तवाड़ वाली साइड से भी कनेक्ट करने की कोशिश है? फिलहाल जो इन्होंने ये काम जिम्मा लिया था, फिलहाल अगर हम कश्मीर की ओर बात करेंगे, ये जो टॉप आता है, ये अंडर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, यहाँ एक साइड होता है और दूसरी तरफ उस पार किश्तवाड़ का साइड आता है। फिलहाल जो इन्होंने यहाँ पे ये काम किया था, उस पार तो ज्यादा बर्फबारी नहीं हुआ करती है, ज्यादा बर्फबारी हम देख रहे हैं जो टॉप है वहां पे ज्यादा बर्फबारी होती है, जिसके कारण जो यातायात है उसमें कहीं ना कहीं हमें खलल देखने को मिलती है। कुल मिलाकर तफसीलात फराहम करने के लिए, कुल मिलाकर 2 इंपॉर्टेंट रास्ते इस वक्त बंद हैं, जो डिटेल्स आपके सामने दोनों, यानी एक तरफ जो साउथ सदर्न पार्ट्स हैं वहां पर क्या कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ पीर की गली, कल ही हमने आपको बताया था कि 2 फीट के आसपास बर्फबारी है, जिसका मतलब ऑपरेशन अभी बहुत मुश्किल है। और रात में चूंकि मौसम खराब हो रहा है तो फिर से बर्फ थोड़ी बहुत इकट्ठी हो रही है, स्लिपरी कंडीशंस हैं, किसी भी तरीके से इंतजामिया रिस्क नहीं लेना चाहती। यही हालात कुछ लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले हिस्सों में भी है। जरा सलीम वानी के पास भी चलेंगे, गांदरबल, सोनमर्ग और जोजिला टॉप के आसपास क्या कुछ सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा सलीम। देखो आसिफ, अगर श्रीनगर लेह की बात करेंगे तो जोजिला में अभी भी बर्फबारी जो हुई थी पिछले 2 दिन से, तो कल पूरे दिन को जो बीआरओ ने वहां पे क्लियरेंस स्टार्ट किया था, कल मॉर्निंग से काफी सर्द तरीन इलाका है, वहां पे -10 के करीब, -12 के करीब वहां पे सर्दी है। और कल दिन को, पूरे दिन को शाम को 6 बजे तक बीआरओ ने काम किया था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो जोजिला का बीआरओ का ऑफिशियल है, ओसी है, उससे बात हुई तो उसने कहा कि अगले 2-3 घंटों में हम जोजिला को क्लियर करेंगे। जो श्रीनगर वाला साइड पैच है, सोनमर्ग
गुलमर्ग वाला पैच है, क्योंकि दो पार्टों में ये एक 0 पॉइंट तक तो कश्मीर वाला पार्ट है, 0 पॉइंट से आगे जो द्रास वाला पार्ट है यह भी क्लियरनेस करते हैं। स्नो कटर लगे हैं, लेबर्स लगे हैं, बोला कि 12 बजे तक हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम ग्रीन सिग्नल देंगे और उसके बाद जब बीआरओ ट्राई करती है, जो गाड़ी जाती है उनकी गाड़ी जाती है, उसके बाद ही ये ग्रीन सिग्नल देंगे ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट को। उसके बाद डिसीजन होगा ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट का, क्या गाड़ियों को अलाउ करेंगे, तो उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा अगले 2-3 घंटों में। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सलीम वानी ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि श्रीनगर लेह कौमी शाहराह आने वाले 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दी जाए। बीआरओ की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है। सिमथन टॉप से भी बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है, ताहम अभी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। मुगल शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है, क्योंकि वहां पर भी 3 से 4 फुट की बर्फबारी हुई थी और उसके बाद लगातार स्नो एवलांच के आने की इतलात जो वहां से आ रही है, इसलिए उस शाहराह पर भी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही चल रही है, यानी लगातार ग्रीन सिग्नल है, लेकिन महकमे ट्रैफिक की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अमले के साथ ताउन किया जाए, ओवरटेकिंग से परहेज किया जाए और वक्त मुकर्रर पर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेन ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग है, उस पर अमल किया जाए। बात हो रही थी मौसम के मिजाज की और बात हो रही थी कौमी शाहराहों की, लेकिन श्रीनगर से कुछ तस्वीरें सामने आई है और श्रीनगर से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद ये सोचने पर इंसान मजबूर हो रहा है कि क्या वाकई तौर पर एनक्रोचमेंट हुआ है और क्या ये एनक्रोचमेंट हमने जंगली जानवरों के इलाकों के अंदर किया है, जिसके बाद जंगली जानवरों ने अब शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया है। तस्वीर आपके सामने शहर श्रीनगर की। इशबर निशात, ये तस्वीर जो है ये इशबर निशात इलाका है, जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान 3 मरतबा रीच देखे गए हैं और एक नहीं, एक के बाद एक 3 इकट्ठे दिखे गए हैं। और ये सारे रीच जो है इब्तिदाई खबरों के मुताबिक और तस्दीक शुदा खबरों के मुताबिक रिहायशी इलाकों के अंदर है। यानी इशबर का ये जो पूरा इलाका है, बिल्कुल आप देख सकते होंगे, एक तरफ से डल लेक है, दूसरी तरफ से ये इशबर का इलाका है और पीछे से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ से ये बाहर आए हैं। क्या आए हैं? वाइल्ड लाइफ महकमे की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन तस्वीरें कल से लगातार हमें भेजी गई थी और जब तस्दीक की गई तो पता लगा तस्वीरें इशबर इलाके की है और मुतल्लिका अमला लगातार कोशिश में कल से लगा है कि इनको किसी न किसी तरीके से ट्रैप किया जाए। आवाम से अपील की गई है कि वो एहतियात बरतें और एहतियात बरतते हुए इन जंगली जानवरों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ताकि इन्हें वापस अपनी पनाहगाह में लिया जा सके। तो ये श्रीनगर की तस्वीर थी जी, बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर थी। आप भी ज़रा एहतियात करें अगर आप इशबर निशात के आसपास इलाकों के अंदर रह रहे हैं। अब ज़रा बढ़ते जी आगे। ये तो थी बात मौसम के मिजाज और इशबर सी तस्वीर की, लेकिन एक और तस्वीर आ रही है गज़ा और फ़लस्तीन की, जहाँ पर हम पिछले कई दिनों से आपको अपडेट कर रहे थे कि जनाब जंगबंदी हो चुकी है और कैदियों की रिहाई हो रही है, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी सामने आया है। गज़ा में जंगबंदी फिर जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है और जैसे ही जंगबंदी खत्म हुई, तकरीबन 7.5-8 दिन गुजरे, एक बार फिर से हमलों का सिलसिला तेज हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों नहीं बल्कि सिर्फ 12 घंटों के दौरान 110 लोगों की अलग अलग जगहों पर बमबारी में मौत हुई है। और ये एक तरफ की बात हम आपको बता रहे हैं। गजा के अंदर जो सूरत हाल थी, 50 दिनों के बीच तकरीबन 7 से 8 दिन तक जंगबंदी हुई, लेकिन अब इतलात यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से जो चौतरफा हमलों की कोशिश हो रही थी उसको रोकने के लिए शाम और लेबनान में भी अब ताज़ा हमले किए हैं, जिसका मतलब यह है कि ये जंग जिसका दूसरा पड़ाव शुरू हुआ है, एक तो जंगबंदी से ठीक पहले, एक जंगबंदी के बाद, और ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि मरने वालों की तादाद जो अब तक 15,000 से ऑलरेडी तजावुज़ कर चुकी है, उसमें 110 लोगों की और मौत की तस्दीक की जा रही है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी बड़ी भयानक हैं, अलग अलग अस्पतालों से, अलग अलग जगहों से। और ये वो तस्वीरें हैं जो 2 सहाफ़ियों के मारे जाने की भी तस्दीक यूनाइटेड नेशंस ने कर दी है, जिनमें से एक की तस्दीक हुई है। अभी तक की डिटेल्स हैं कि मुस्तफ़ा अल सवाफ ये फोटोग्राफर थे, एक तुर्किश न्यूज़ एजेंसी के साथ काम करते थे, और एक और सहाफ़ी हैं अब्दुल्ला दरविश। ये भी बताया जाता है कि इजराइल की जानिब से जो खान यूनिस के इलाके में हमले किए गए हैं वहाँ पर ताज़ा हमलों में इनकी जान चली गई है। इसके अलावा जो शहरी मारे गए हैं उनमें अभी तक की जो डिटेल्स हैं, फ़लस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक 52 बच्चे, 110 लोगों की जो ऑफिशियल तादाद हम आपको बता रहे हैं, इनमें 52 ऐसे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस
बमबारी में मारे गए और 2 सहाफ़ी भी इनमें शामिल हैं। साथ ही साथ इजराइल की तरफ से 7 रोज़ा जंगबंदी के बाद गजा पर दोबारा जब बमबारी शुरू की गई है तो जंग का दायरा खित्ते में फैलाने की भी एक कोशिश शुरू हुई है। वो किस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दमिश्क के आसपास हमले हुए, सीरिया को फिर से टारगेट किया गया। ये वही सीरिया है जिसमें 4 वर्षों से खामोशी थी और पहले आईसिस के खिलाफ रूस की जानिब से एक बड़ी कैंपेन चलाई गई, लेकिन साथ साथ लेबनान की सरहदों पर जहां से अब तक मिसाइल दागे जा रहे थे उन एरियाज के अंदर भी दोबारा अभी तक की जानकारी के मुताबिक ताजा हमले हुए हैं। सरहदों को निशाना बनाया गया है, 3 लेबनानी शहरी भी मारे गए हैं, इसकी तस्दीक की जा रही है। और इजरायली हमलों की जानिब से जो इजराइल ने हमले किए हैं उसमें जवाबी कार्रवाई भी हिजबुल्लाह की जानिब से की गई है और 1 से 2 घंटों के दौरान हिजबुल्लाह की जानिब से भी निस्फ दर्जन के करीब जो वापसी में हमले किए गए जवाबी कार्रवाइयां हुई हैं हिजबुल्लाह की जानिब से की गई हैं। 7 रोज़ा जंगबंदी के बाद गजा पर दोबारा बमबारी का अमल शुरू किया गया है और जंग का दायरा खित्ता जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये दारुल हुकूमत दमिश्क तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। फिजाई इलाके जो लबनानी सरहद है, फिजाई हमले वहां तक कर दिए गए हैं और शामी इलाकों पर भी इस तरीके की इजरायली कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। एक तरफ से ये सब खबर सामने आ रही है, दूसरी तरफ से सहाफ़ियों के मारे जाने और कई लोगों के मारे जाने की इतलात भी आ रही है। इसराइली अफवाज ने खान यूनिस के मशरकी इलाके पर ज़बरदस्त बमबारी की है और फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के मशरकी इलाके पर बमबारी का बमबारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि इंतहा पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल की तरफ से ये कार्रवाई जब की गई तो दुनिया भर के अंदर बयानात का सिलसिला भी जारी हुआ है और मुख्तलिफ सेनेटर्स और अमन पसंद लोगों की तरफ से अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशों पर भी जोर दिया गया है। गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आलमी इदारे सेहत की तरफ से भी दोबारा बयान जारी कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि यहाँ पर ये पहुँचाना इस वक्त अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर इंसानी जानों का ज़िया होता है तो ये इंसानियत के लिए शर्मसारी होगी। गजा में जंगबंदी की बहाली के लिए मुज़ाकरात भी जारी है। ये कतर की तरफ से बयान जारी किया गया है, जहां हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जंग शुरू हुई है, वहीं पर गजा के अंदर जंगबंदी हो, इसको देखते हुए कतर का एक और बयान सामने आया और कतर के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि गजा में जंगबंदी में तोसी से मुतल्लिक किसी किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़मीनी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जाए कि किस तरीके से ये हमले दोबारा हुए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मानना है कि हमास की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसके बाद दोबारा से ये जवाबी हमला जो है वो किया गया है। ताहम गजा में जंगबंदी की बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी है। कतर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया और कतरी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की है कि जंगबंदी मुआहिदे की बहाली के लिए दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि आने वाले चंद घंटों के अंदर अंदर कोई पेशरफ्त भी हो सकती है। मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स कतर की तरफ से ये बड़ा बयान जो है वो जारी कर दिया गया है। हमास ने मजीद यरगमाली रिहा करने से साफ मना कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमास ने साफ कर दिया कि वो मजीद कैदियों की रिहाई नहीं करेंगे और इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मानना है कि जो कुछ किया गया दरअसल ये कार्रवाई है और ये वो कार्रवाई है जो जवाबी कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त दुनिया भर से बयानात, काउंटर बयानात का सिलसिला भी इस सिलसिले में जारी है। एक तरफ से जब आपको ये खबर बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट का बयान भी सामने आया है। एंटनी ब्लिंकन, जिन्होंने गजा मामले पर अपना दोबारा बयान जारी किया है और गजा बयान पर उन्होंने हमास को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि जंगबंदी को नाकाम करने में हमास का एक बड़ा रोल है और हमास जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है इसकी वजह से ही इस वक्त ये मामला दरपेश आया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने हमास को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है और इजरायली अफवाज जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, दरअसल ये जवाबी कार्रवाई है हमास की कार्रवाई के बाद। कूप 28 दुबई में जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, एंटनी ब्लिंकन उस कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू कर रहे थे और वर्ल्ड लीडर्स के साथ अपनी ओपिनियन भी डिटेल के साथ शेयर कर रहे थे। तो बड़ी बात कि जंगबंदी ख़त्म,
दोबारा से जंग शुरू हुई है और ये जंग का दायरा जो है ये वसी होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका का दोबारा बयान जारी किया गया है। कतर ने उम्मीद जाहिर की है कि जंगबंदी का ऐलान दोबारा भी किया जा सकता है। चलिए, बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे थे कि क्या सूरत हाल इस वक्त गजा के अंदर है और कुल मिलाकर अभी तक जो कार्रवाइयां की गई हैं 110 से ज्यादा लोगों की मौत की तस्दीक की जा चुकी है, जिसमें 50 से ज्यादा बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा फिर से जम्मू कश्मीर की करते हैं और अहम तरीन खबर पिछले 3 दिन से हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस और सिविल इंतजामिया काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है सोशल मीडिया सार्फिन के खिलाफ, लेकिन वो सार्फिन जो गलत इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यहां पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के, जिन पर न सिर्फ इल्जामात थे बल्कि कुछ बाकायदा एविडेंसेस के साथ, डिजिटल एविडेंसेस के साथ, सबूतों के साथ पुलिस कार्रवाई कर रही है। और पुलिस सरबराह की तरफ से जैसे ही कहा गया कि सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत करेगा तो किस तरीके से कवानीन के मुताबिक पुलिस बाख्तियार होगी, कार्रवाई करेगी। सिविल इंतजामिया ने अलग अलग अजला में, जिनमें कुलगाम, शोपियां, कुपवारा शामिल था, डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से अहकाम सादिर कर दिए गए। लेकिन 24 घंटों बाद एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर कुछ लोगों पर शिकंजा कसा है और ये शिकंजा उन लोगों पर जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। इन पर इल्जामात ऐसे हैं कि इन्होंने यूटी के अंदर या बिलखुसूस सेंट्रल कश्मीर के अंदर कई एक मकामात पर प्रोपेगेंडा या फिर फेक या फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की एक कोशिश की है। और श्रीनगर पुलिस की तरफ से इसमें जो जानकारी दी गई है कि साइबर पुलिस कश्मीर के साथ मिलकर उसने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो गलत मालूमात फैलाने और इश्तियाल अंगेज मवाद या फिर आप कह सकते हैं कि जो काबिल एतराज मवाद पर पाबंदी लगाने की, इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश थी, उसके बीच कुछ लोगों ने इसको फरोग देने की कोशिश की। 6 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। श्रीनगर पुलिस की जानिब से जो ट्वीट किया गया है उसके मुताबिक जो जानकारी दी गई है, पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर स्वेन के एक दिन के उस बयान के बाद यह कार्रवाई सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके से मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों या फिर वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा या फिर कोई हालात खराब करने के लिए जिम्मेदार होगा तो उसके खिलाफ कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होगा। इतना ही नहीं, समाज मुखालिफ प्रोपेगेंडा को अगर कोई हवा देता है तो उन लोगों के खिलाफ भी शिकंजा कसेगा। अब जब इन 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ दफात का इस्तेमाल किया जाएगा और कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी ट्वीट्स या जो प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, उनको न सिर्फ शेयर करने का बल्कि साथ साथ खुद उन पर कमेंट्स करने का या दूसरे लोगों तक ग्रुप्स में पहुंचाने का भी इन पर इल्जाम है। अब जब कार्रवाई हुई है तो फिलहाल 6 मामलात सामने आए हैं और सोशल मीडिया की जो जिम्मेदाराना इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। और अब आम शहरियों से भी पुलिस ने ट्वीट के जरिए, एक्स पर पोस्ट के जरिए अपील की है कि जिम्मेदाराना रवैया जो शहरियों का है वो सही होना चाहिए और गलत मालूमात की तशहीर के खिलाफ सख्त मौकिफ जो पुलिस और सिविल इंतजामिया ने इख्तियार किया है, इस पर आम शहरियों का भी ताउन पुलिस ने मांगा है। तहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक यह मामला तब सामने आया जब NIT श्रीनगर के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ पैगामात शेयर किए गए। उसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई है और अब पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि इब्तिदाई तौर पर 6 लोगों की फ़िलहाल उन्हें बुक किया गया है जिस तरीके से वो अपने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसलिए आप भी एहतियात बरतिएगा, अफवाहों पर ध्यान न दें, सही सूरत हाल देखें, परखें और फिर ही अपनी आरा को सामने रखें। पोस्ट को रिपोस्ट करके, रिशेयर करके खुद को जमेले में ना डालें। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस तरीके की नसीहत की गई है। पुलिस कार्रवाई की बात हो रही है तो जरा दूसरी खबर पर भी आते हैं और बात इंतहाई अहम है क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापामार कार्रवाइयां हुई थी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रात देर गए बयान जारी करते हुए इस बात की वजाहत कर दी कि छापामार कार्रवाइयां अब गिरफ्तारियों में तब्दील हो गई है। और हाउसिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोऑपरेटिव बैंक के साबिक चेयरमैन की गिरफ्तारी की है। न सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक के साबिक चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई है बल्कि इस केस से मुंसलिक कुछ अहम लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल यह वजाहत कर दी कि 250 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हुआ है और इब्तिदाई तहकीकात जब पुलिस ने शुरू की उसके बाद मामला आगे बढ़ा तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब कार्रवाई की तो फाइनली कुछ लोगों को शिकंजा कसा गया जिनमें कोऑपरेटिव बैंक के साबिक चेयरमैन भी है जिन पर यह इल्जाम है कि 250 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में उनका बराह रास्त नाम है। अब जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें मोहम्मद शफी डार जो साबिक कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है,
उनके साथ साथ जो कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, मोहम्मद हिलाल मीर उनका नाम बताया गया, जो चेयरमैन है रिवर जहलिम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के, और इन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने फिक्टिशियस फर्मों को बनाया और बैंक को चूना लगाया, और जब बैंक को चूना लग रहा था तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन को ऑन बोर्ड लिया गया था। आपको याद होगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पूरे मामले में तहकीकात की, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब तहकीकात की तो पाया कि कुछ बड़ी हेरा फेरी है। मामले की तहकीकात को आगे बढ़ाया गया, एनफोर्स डायरेक्टरेट तक मामला चला गया, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एफआईआर हुई, तहकीकात हुई, और अब बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा गिरफ्तारियां की खबरें भी सामने आ रही है, जिनमें साबिक चेयरमैन की गिरफ्तारी भी हुई है और साथ साथ इस सोसाइटी के अहम रुकन की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये जी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, कुछ लोग इस तरीके से मान रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मानना है कि जनाब हम जो कुछ कर रहे हैं ये दरअसल ज़मीनी सूरत हाल और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मामला अदालत के सामने भी चला जाएगा, वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी भी सामने आएगा। फिलहाल जो खबर थी वो हमने आपके सामने रख दी है। अब खबरों की बात हो रही है, तज्जियों की बात हो रही है, तबसरों की बात हो रही है, तो एक तबसरा जी दाखिला वजीर साहब ने किया है, और ये तजिया और तबसरा उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़ात को देखते हुए किया है, भारत पाकिस्तान की सरहद को लेकर किया है, क्योंकि मामला जवानों का था और जवानों से जब हम कलाम हुए तो पूरे मुल्क तक एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला अमित शाह, जिनका एक बयान उस वक्त सामने आया जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यौम तासीस मना रहे थे, झारखंड हजारीबाग में तकरीब से खिताब कर रहे थे, और एक तो कहा कि जम्मू कश्मीर में फोर्सेस अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब हुई हैं, और ये बयान कब आया जब सलामती सूरत हाल को बेहतर बनाने की बात कर रहे थे, और बीएसएफ का रोल सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करने और उसको बेहतर बनाने में क्या रहा है उस पर बात कर रहे थे। इंतहा पसंदी दहशतगर्दी पर काबू पाया, लेकिन इंतहा पसंदी जिन जिन रियासतों के अंदर, एक तो जम्मू कश्मीर से लेकर शुमाल मशरकी रियासतों का भी उन्होंने हवाला दिया, लेकिन बीएसएफ को आने वाले 2 वर्षों के दौरान मजीद टास्क और चैलेंजेस दिए गए हैं। एक तो ये कहा गया कि आइंदा 2 वर्षों के दौरान मरकजी हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सरहदों को महफूज कर लिया जाएगा, जो 60 किलोमीटर का तकरीबन खला है उसको खत्म कर दिया जाएगा। 560 किलोमीटर से ज्यादा इस वक्त जो अहम तरीन इलाके थे, जिन एरियाज को पूरी तरीके से कवर करना था, वहां पर बाड़ लगा दी गई है। साथ साथ जो वज़ीर दाखिला की तरफ से जानकारी दी गई कि सरहदी इलाकों में क्या क्या कदम उठाए गए, उनमें एक कदम 452 नई सरहदी चौकियां बनाई गई, 510 ऑब्जर्वेशन टावर्स बनाए गए, 637 सरहदी चौकियां बनाई गई जिनका बिजली का कनेक्शन जिनको मिल चुका है। 500 ऐसी सहूलियात को पिछले 9 वर्षों में हुकूमत ने हर महाज पर, जहां पर पाइप के जरिए पानी पहुंचाने की बात कही गई, कल वज़ीर दाखिला ने कही। और इसके अलावा माओ नवाज जो कैडर्स थे उनकी तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही थी मुल्क के खिलाफ या मरकजी हुकूमत के खिलाफ, उनके साथ बातचीत हो, हुकूमत की जानिब से उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हो। इसके अलावा जब बात हॉटस्पॉट्स की आई, जहां पर इंतहाई हसास इलाकों की बात हो रही थी, तो कहा कश्मीर भी उन हॉटस्पॉट से बाहर निकला जहां पर सलामती सूरत हाल बेहतर बनी, फोर्सेस का मोराल हाई हुआ, 70% की कमी जो है तशद्दुद वाले वाकयात में आई, और इनसे जो 70% अमवात होती थी वो भी कम हो गई हैं। 495 से कम तादाद ऐसे इंसिडेंट्स की हुई, 176 तक ये पहुंच गई है। और जो ज्यादा मुतासरा अजला की जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां पर सबसे ज्यादा मुसल्ला शोरिश हुआ करती थी, असर देखा जाता था, उसका भी असर कम देखा जा रहा है। और जो कई ऐसे ग्रुप थे, लेफ्टिस्ट ग्रुप जिनको कहा जाता रहा, या माओ नवाज थे, 199 नई सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप इसलिए कायम किए गए। शुमाल मशरकी रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी एक बार फिर से जिक्र हुआ, और यहां तक ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ जो सरहद लगती है, आइंदा 2 वर्षों में बांग्लादेश की तरह वहां पर भी सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाते हुए बाढ़ और तेजी के साथ लगाई जाएगी, और जो खला है उसको दूर करने की कोशिश होगी। वज़ीर दाखिला को सुनिए जो झारखंड में तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिस दौरान उनकी चंद बड़ी बातें सामने आई, जिसमें कश्मीर की सलामती सूरत हाल और यही नहीं हॉटस्पॉट्स का जब जिक्र किया तो एक बार फिर से कश्मीर का जिक्र वज़ीर दाखिला ने किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा, इसका नेतृत्व आपके पास है, जिम्मेदारी आपके पास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, एक सीमा पर एक ही सुरक्षा बल, और इसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान की सबसे कठिन सीमाओं की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आई और आपने तब से लेकर अब तक इसको सुपेरे निभाई है। जब लगभग 560 किलोमीटर बाढ़ जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। फ्लड लाइट्स 1100 किलोमीटर में फ्लड लाइट लगाए गए हैं, 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं, 510 ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं। आपको विश्वास से कह रहा हूं, विगत 10 सालों में सातत्यपूर्ण प्रयास जो भारत सरकार ने किया है, इसकी कारण हिंसा की घटनाओं में 52% की कमी आई है, मृत्यु की घटना में 70% की कमी आई है, प्रभावित जिले 96 से घटकर 45 रह गए हैं और पुलिस स्टेशन 495 से घटकर 176 रह गए। दाखिला वजीर रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से सरहदों पर हिफाजत पर मामूर अफराद की तैनाती की गई है और इन अफराद को किस तरीके से बाहिम्मत करार देते हुए कहा गया कि हुकूमत ने सरहदों को मुकम्मल सील कर दिया है और हिफाजती इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। ये बता रहे थे दाखिला वजीर अमित शाह साहब। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे। दाखिला वजीर की बात तो आपने सुनी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह का अवामी राब्ता मुहिम मुनक़ता हो रहा है और आज जो अवामी राब्ता मुहिम के तहत अवाम के साथ मुलाकात का सिलसिला था वो रुक रहा है और तकनीकी वजूहात की बिना पर आज श्रीनगर के अंदर अवामी दरबार का इनेकाद नहीं होगा। पुलिस सरबराह आज नहीं लगाएंगे अवामी दरबार, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और ये बात सामने करते हुए साफ कर दिया गया कि पुलिस ने दरबार मुलतवी करने के हवाले से सोशल मीडिया साइट पर तहरीर कर दिया है। पुलिस सरबराह की कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो आज पब्लिक ग्रीवेंस प्रोग्राम जो उनका रहता है, जो उन्होंने हर महीने में शुरू किया है कि वो हर हफ्ते मिलते हैं, उसको आज रोक दिया गया है। और बयान के मुताबिक कुछ ऐसे मामलात सामने आए हैं जिनको टालना मुश्किल है, इसलिए आज डायरेक्टर जनरल पुलिस का जो शेड्यूल्ड मीटिंग थी 2 दिसंबर को पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर के अंदर, उसे फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और अगली तारीख ग्रीवेंस रिड्रेसल मीटिंग की पब्लिक पीएचक्यू श्रीनगर के हवाले से बहुत जल्द अलहदा तौर पर दी जाएगी। ये ट्विटर पर बात सामने रखी गई है पुलिस की तरफ से और पुलिस ने उन तमाम अफराद को जो डायरेक्टर जनरल पुलिस से आज मुलाकात के मुतमन्नी थे, उनसे इल्तिमास किया है कि वो पीएचक्यू का सफ़र ना करें, क्योंकि डायरेक्टर जनरल पुलिस आर साहब यहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे। आपको याद रखिएगा कि श्रीनगर के बाद जम्मू के अंदर भी उन्होंने अवामी दरबार लगाया था जिसमें अवाम ने शिकायतें सामने रखी। कुछ शिकायतों का मौके पर ही अजाला हुआ, लेकिन कुछ शिकायतों का फ़ायदा पुलिस को मिला कि किस तरीके से निज़ाम को मज़ीद दुरुस्त और बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि अवामी फीडबैक भी था। इसलिए आज श्रीनगर के अंदर पीएचक्यू श्रीनगर के अंदर डायरेक्टर जनरल पुलिस का जो अवामी दरबार था उसे मुलतवी कर दिया गया है। कुछ मसरूफियात इस तरीके से थी कि आज डीजीपी वहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने राब्ता साइट एक्स पर इस बात की जानकारी थोड़ी देर पहले शेयर कर दी है। तो यहाँ पर जी वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का, 9:15 का वक्त हुआ है। 15 मिनट जब हम वक्फे के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि अदालत उज़्मा ने एक फैसला सुनाया है। ये फैसला है क्या, लेकिन फैसले के बाद ज़रा बात बिजली की करेंगे और बिजली की बात इसलिए आज इंपॉर्टेंट है। 2 तरह की खबरें, एक तो खबर है और खबर तह तक भी बताएंगे। एक खबर वो है जिसका दावा इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों की तरफ से किया गया और दूसरा दावा वो है कि जब ये पटल पर डाला गया तो पता लगा कहानी कुछ और है। दोनों चीजें आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहेगा हमारे साथ।